हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके पढ़ाई लिखाई के चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और और जो है आपने 4th तक के वीडियो में पढ़ लिया है। वीडियो संख्या 4 में आपने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से संबंधित कई परिभाषाओं को, उसका ध्रुव कहाँ होता है, वक्रता केंद्र क्या चीज़ है और मुख्य फोकस क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीखा होगा, और अगर अभी तक नहीं सीखे हो तो वीडियो को दोबारा देख करके भी सीख लो उसको, ठीक। हाँ, आज हम लोग सीखेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, और ये इस बात को आपको बहुत ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। पूरा अटेंशन लगा दीजिए। चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब बनाना जो है आप सीखें उससे पहले प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं, उन्हीं नियमों के सहारे आप जो है प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो चलिए उन नियमों को देख लीजिए। प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। हेडिंग डाल दीजिए, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अंग्रेजी में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, ठीक। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलिए दर्पण ले लेते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। इतनी बात तो आप सब जानते होंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है, चलिए इसको अवतल दर्पण बनाते हैं। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर हम लोग पॉलिश लगा देंगे। इसका दबा हुआ पृष्ठ ही परावर्तक तल होगा। तो इस प्रकार से जो दर्पण होता है ये अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण, अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा दर्पण उत्तल दर्पण। इसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगा दीजिए। इसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल के रूप में काम कर पाएगा। तो इस प्रकार से प्राप्त दर्पण उत्तल दर्पण होता है, अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर। इसका ध्रुव कहाँ होगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये इसका ध्रुव होगा। पोल, मुख्य अक्ष इसका बना दिए। इसका वक्रता केंद्र यहीं कहीं होगा। कल्पना कर लीजिए ये जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को इसका वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका भी ये मुख्य अक्ष, ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र इसका सी। ये जिस गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। दूर हो गया थोड़ा सा सी। इस प्रकार से इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, मध्य के बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस का डेफिनेशन ये नहीं है। डेफिनेशन ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु उसका मुख्य फोकस कहलाता है। ये डेफिनेशन है। पिछले वीडियो में आपने इस चीज़ को जाना है और ध्यान से सुने होंगे तो याद भी होगा। ये इसका मुख्य अक्ष है, नाम दे दीजिए कुछ, RS, ठीक। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। मुख्य फोकस के परिभाषा से ये नियम मिला कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण इस जगह पर इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से जाएगी। टेढ़ा हो जाता है भाई, आप सब अपनी कॉपी पर स्केल से बनाएंगे, बढ़िया बनेगा। मुख्य फोकस से जाएगी। चलिए एक और किरण ले आते हैं नीचे से। ये किरण कहाँ से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, इस जगह पर परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा नियम इसमें भी कर लीजिए। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है प्रकाश का किरण, इस जगह पर परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये ऐसे भाग के जाएगा और
पीछे हम लोग इसकी कल्पना करेंगे। जब ये भाग गया है तो पीछे हम लोग कल्पना करेंगे ये इसके मुख्य फोकस से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक, एक प्रकाश का किरण इधर से भी ले चलिए, यहाँ परावर्तन होगा, नीचे भाग आएगा, और अगर हम लोग इसकी कल्पना करेंगे तो ये प्रकाश का किरण कुछ ऐसे जाते हुए नजर आएगा, पीछे इमेजिन करने पर आपको प्राप्त होगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र C, फोकस F, उत्तल का भी बना लीजिए, दबे हुए तल पर पॉलिश लग गया, ध्रुव P, इसका वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, नियम नंबर 2। अच्छा, आप जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होती है। वस्तु से आपको 2 किरण गुजारना है। 2 किरण जो आप गुजारेंगे, अगर आप समांतर किरण ले जा रहे हैं तो वो मुख्य फोकस से होकर के आएगा, और यदि आप मुख्य फोकस से किरण को ले जा रहे हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और ये दोनों किरणें जो आप गुजारेंगे, ये दोनों किरणें जिस स्थान पर काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वो आपका प्रतिबिंब का स्थान कहलाएगा। ठीक, अगर प्रतीत हो रहा है तो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा, और वास्तविकता में कट रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये आ रहा है प्रकाश का किरण, पीछे तो जा नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग इसकी कल्पना कर लेंगे कि भैया तुम मुख्य फोकस से जाने वाले थे लेकिन तुम जा नहीं पाए हो। मान लेते हैं कि तुम गए मुख्य फोकस से, तो मुख्य फोकस से जाने वाला प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ठीक, नियम संख्या 3। और इसके लिए परावर्तन जब आपने पढ़ा था, समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, तो समतल दर्पण में आपने इसे एक दर्पण लिया, इस पे नीचे पॉलिश लगा होता है, ये प्रकाश का किरण आ रहा है, आने के बाद में आपने बीच में इसके अभिलंब खींच दिया ताकि ये पता लगे कि ये जाएगा कहाँ से। जितने अंश के कोण पर आ रहा है, यानी कि जितना उसका आपतन कोण आई है उतना ही उसका परावर्तन कोण R भी होगा। जितने अंश के कोण पर आ रहा है उतने ही कोण पर ये चला भी जाएगा। ठीक, लेकिन अगर इसी अभिलंब के ऊपर से ही आ रहा है, अभिलंब से ही प्रकाश का किरण आ रहा है, उस स्थिति में क्या होता है? अभिलंब से आ रहा है मतलब कि आपतन कोण I का मान कितना है? 0, और आपतन कोण अगर 0 है तो आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होता है परावर्तन में, तो परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा। अगर ये अभिलंब से ही आ रहा है तो अभिलंब पर ही लौट जाता है। और ये समतल दर्पण का अभिलंब तो आप ऐसे सीधे सीधे 90 अंश का कोण बना लेंगे। गोलीय दर्पण का अभिलंब कहाँ होता है? गोलीय दर्पण का अभिलंब इसके वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से जाने वाली समस्त रेखाएं इसका अभिलंब होती हैं। वक्रता केंद्र से जाने वाली समस्त रेखा क्या होता है, इसी चित्र में समझ लीजिए। वक्रता केंद्र से जाने वाली समस्त, इस बिंदु पर अगर आपको अभिलंब खींचना है सपोज दैट, तो इस बिंदु को आप वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, ये अभिलंब कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब से आने वाली प्रकाश की किरण उसी पर लौट जाती है। ये इस गोलीय दर्पण का अभिलंब होता है वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा। प्रत्येक बिंदु पर, इस जगह पर अगर आपको अभिलंब खींचना है तो इसको वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, ये अभिलंब होगा। अभिलंब से आने वाली प्रकाश की किरण उसी बिंदु पर लौट जाती है। तो अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, इसी रेखा से आ रहा है वक्रता केंद्र से ही, तो ये क्या होगा? इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। वक्रता केंद्र वाला प्रकाश का किरण उसी मार्ग में फिर वापस लौट जाता है। इसमें भी देख लीजिए, ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र ये है, प्रकाश का किरण जो भी आएगा वो इसी मार्ग में आ रहा है, इसी मार्ग में फिर लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अभिलंब होता है। जिस मार्ग से आ रहा है उसी मार्ग में लौट जाएगा। ये 3 नियम है। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में
वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब होता है दर्पण का, और अभिलंब से आने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग में जाएगी, अभिलंब से ही चली जाती है। ये दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम है। चलिए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग डाल दीजिए। चलो साफ हो जाओ। आप सब इन सभी चित्रों का फील लीजिए और अपने कॉपी पर, नोट्स पर आप इसका खूब प्रैक्टिस करिए जम के, और ध्यान से सुनिए, हो जाएगा बहुत आसानी से, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, डरना वरना मत भाई। हाँ, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब, आपको एक अवतल दर्पण ले लीजिए, इसमें उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश लगा होता है, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ ध्रुव, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पर इसका मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C के बाहर अनंत होता है। ठीक, 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करेंगे। पहली स्थिति, हम लोग वस्तु को अनंत पर रखेंगे, उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे, अनंत और C के बीच। उसके बाद वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रख देंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र से आगे क्या मिलता है, फोकस मिलता है, तो C और F के बीच रखेंगे। फिर फोकस पर रख देंगे। उसके बाद में फोकस और ध्रुव के बीच में, F और P के बीच। ठीक है, 6 स्थितियों में इसका प्रतिबिंब हम लोग ज्ञात करेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होगा उस समय उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर होगा तब। इस तरह से इन 6 स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वस्तु का। जब वस्तु जो है, पहली स्थिति में देखिए, जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर मतलब सूर्यदेव को याद करिए, सूर्यदेव अनंत, और उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो 2 समांतर किरण ले आते हैं। समांतर किरणें अनंत से आती हैं, एक किरण ले आइए वक्रता केंद्र से। चलिए फोकस से पहला, इसके मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण ये आई, यहाँ पर परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर हो गई। ठीक, दूसरा किरण इसके वक्रता केंद्र से ले आइए। वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है जी, उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पर, ये बिंदु, इस बिंदु को हम लोग मुख्य अक्ष से मिला देंगे, ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा B। अच्छा, एक बात और जान लो कि मुख्य अक्ष से नीचे अगर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो वह प्रतिबिंब उल्टा होता है सदैव, और इसमें दोनों किरणें काटती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, वास्तविकता में काट रही हैं, वास्तविकता में काट रही हैं, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, चलिए दूसरी स्थिति में हम लोग वस्तु को रखते हैं। जब वस्तु कहाँ है आपकी बार, अनंत और C के बीच में है, P हो गया, इसका वक्रता केंद्र C, यहाँ पर बिंदु हो गया अनंत मान लिया, यहाँ पर इसका फोकस F, ये इसका मुख्य अक्ष है, RS नाम दे दीजिए, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु कहाँ है इस बार, अनंत और C के बीच में है। जब ये वस्तु अनंत से आगे बढ़ गया तो हम वस्तु को मुख्य अक्ष पर फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर वस्तु रखा है, नाम है इसका ये B, सुंदर सा वस्तु रखा हुआ है। अब इसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, 2 किरणें गुजारनी होंगी। एक किरण ले चलिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है,
मुख्य फोकस से गुजरती है, ये मुख्य फोकस से गुजर गया। एक और किरण आप इसके मुख्य फोकस से गुजार दीजिए। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर दोनों किरणें काट रही हैं, इस जगह पर ये हो गया, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा बी ये। अच्छा, प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें पहले वाले में भी लिख दीजिए। प्रतिबिंब के बारे में लिख दीजिए, प्रतिबिंब कहाँ है, कैसा है, क्यों है। पहली बात, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? जब वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है एफ पर, ठीक। दूसरी बात, आभासी है या वास्तविक, तो ये वास्तव में रेखाएं काटी हैं तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। बड़ा है कि छोटा वस्तु से, तो वस्तु जो अनंत पर होता है वह बहुत बड़ा होता है, उसकी तुलना में जो प्रतिबिंब चाहे जो प्राप्त होगा वो छोटा ही है, छोटा नहीं बहुत छोटा, बहुत छोटा। अनंत पर स्थित वस्तु बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये उल्टा है या सीधा है? तो मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है, ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। चलिए, दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत और सी के बीच में था तब इसका प्रतिबिंब कैसा मिला? तब इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है हमें इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, ठीक है। आभासी है वास्तविक, तो ये प्रतिबिंब वाकई में रेखाएं काट रही हैं, ये प्रतिबिंब वास्तविक है। तीसरी बात, वस्तु से बड़ा या छोटा, तो देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इसका इतना छोटा है, तो ये वस्तु से छोटा है। चौथी बात, उल्टा है या सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हुआ है, तो ये प्रतिबिंब कैसा है जी? उल्टा, ठीक। चलिए, अब हम लोग वस्तु को और आगे बढ़ाते हैं। पहले अनंत पर था, उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में पहुंचा है। अब की बार वस्तु वक्रता केंद्र पर ही होगा। प्रतिबिंब उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश, बहुत पॉलिश लगवाते हैं सर। ये इसका ध्रुव P हो गया, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F। इस बार हमारा वस्तु इसी पर रखा हुआ है AB। अच्छा, प्रतिबिंब का भी नाम दे दीजिए भाई, ये डैश AB दोनों को नाम देना उचित है नहीं, प्रतिबिंब को नाम दीजिए A डैश B डैश, इसमें भी प्रतिबिंब A डैश B डैश। चलिए, अब की बार वस्तु हमारा आ गया है वक्रता केंद्र पर। एक किरण समांतर लेकर के चलेंगे। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण का क्या होगा? फोकस से गुजरेगी, ये गुजर गई। एक और किरण फोकस से ले चलेंगे, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण का क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये हो गई। दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं? यहाँ काट रही हैं, ठीक है। इस जगह पर प्रतिबिंब आपका बन जाएगा, इसको नाम दे दीजिए B डैश, ये डैश। ये प्रतिबिंब इस बार कहाँ प्राप्त हुआ है? C पर ही प्राप्त हुआ है, जहाँ पर वस्तु रखा था वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो जहाँ पर वस्तु था वहीं पर प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इस बार ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, वस्तु के बराबर ही है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें लिख लीजिए। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। अच्छा, ये इमेज कहाँ प्राप्त हुआ है? जब वस्तु C पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? C पर ही प्राप्त हुआ है। और वस्तु से बड़ा या छोटा तो बराबर है। आभासी है वास्तविक, तो ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, वास्तव में रेखाएं काट रही हैं, हम लोगों को कल्पना नहीं करना पड़ा है। बड़ा है या छोटा वो तो हो गया। अच्छा, उल्टा है या सीधा, तो ये प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक लिया करिए। चलिए, अगली बात, अब हम लोगों को वस्तु कहाँ रखना है? इस बार हम लोग वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त करना है। सारा किरण आरेख आप सब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं बन रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी कठिन है नहीं, बस आपको अपना ध्यान लगाना है इस पर।
और क्षमता तो असीमित होता है जी आपके पास। अपनी क्षमता को पहचानिए, बड़ा क्षमता है दिमाग में, थोड़ा सा ध्यान लगा दीजिए। सब सारी चीज़ें आपके लिए एकदम से हवा में हो जाएंगी, फूंक दोगे उड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तीसरी स्थिति में कहाँ रखना है हम लोग को? ये हो गया अवतल दर्पण। इस बार वस्तु हमारा जो है इसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F। अब की बार वस्तु C और F के बीच में है। जब वस्तु C और F के बीच हो, राइटिंग बहुत अच्छा है हमारा, तो आप सब ध्यान से सिर्फ सुनना, वाणी पर ध्यान दो। C और F के बीच में है। चलिए एक प्रकाश से किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले चलते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर वाला किरण फोकस से गुजर जाएगा, ये गुजर गया। एक किरण और मुख्य फोकस से ले चलते हैं, तो मुख्य फोकस वाला किरण, मुख्य फोकस से जाने वाला प्रकाश से किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये समांतर हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। ये C है, इस जगह पर C यहाँ है, अरे C है, यहाँ पर होगा अनंत, C के बाहर अनंत होता है। तो इस बार का प्रतिबिंब जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो अनंत और C के बीच में प्राप्त हुआ है, अनंत और C के बीच में। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है। चलिए प्रतिबिंब के बारे में लिख दीजिए, राइट अबाउट द इमेज। पहली बात कि ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है या छोटा, तो वस्तु से ये बहुत बड़ा है, बहुत नहीं जी, अभी बड़ा है। जब अनंत पर बनेगा तब बहुत बड़ा होगा। हाँ, वस्तु से बड़ा है। दूसरी बात, वास्तविक है या आभासी, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। उल्टा है या सीधा, ये प्रतिबिंब उल्टा है। कहाँ पर बना है? C और अनंत के बीच में, अनंत और C के बीच में। अगली स्थिति में, पांचवी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखना है? अब की बार ये वस्तु और आगे बढ़ेगा, फोकस पर आ जाएगा। ये हो गया भैया अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, इसका मुख्य फोकस F, यह हो गया इसका मुख्य अक्ष RS। ठीक है, वस्तु कहाँ रखना है इस बार? वक्रता केंद्र, इस बार अब फोकस पर ही रखना है। ठीक है, फोकस पर वस्तु को रख दिए। एक किरण समांतर ले चलेंगे, वस्तु का नाम हो गया AB, प्रतिबिंब का नाम दे दिया करो जी। ये है AB, इसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है B डैश, ये डैश। ये प्रकाश से किरण एक ले चल रहे हैं हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर वाला प्रकाश से किरण क्या होगा? मुख्य फोकस से गुजर के आएगा, तो ये चला आया। ठीक, एक प्रकाश किरण आप यहीं से प्राप्त कर लीजिए। ये प्रकाश से किरण वक्रता केंद्र से आ रहा है, वक्रता केंद्र से जाने वाला प्रकाश से किरण उसी मार्ग में फिर वापस लौट आता है। ये लौट आया। अच्छा, ये दोनों किरणें देखिए एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर वाली किरणें कहाँ से आती हैं? अभी बताए थे, अनंत से आती हैं। तो कहाँ को जाएंगी? अनंत पर जाएंगी। अगर वस्तु फोकस पर रख दिया जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। वस्तु से बड़ा या छोटा, तो अनंत पर बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा। तीसरी बात, वस्तु से बहुत बड़ा, ये उल्टा है या सीधा? प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्रतिबिंब होगा। चौथी बात, आभासी है वास्तविक, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक, किरणें सीधे सीधे जाती हुई दिख रही हैं। अब छठवीं स्थिति में हम लोगों को वस्तु को रखना है फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। सातवीं स्थिति में दर्पण टूट जाएगा। अब ये इसका सबसे नज़दीकी बिंदु है, इसके बाद दर्पण है। ठीक है, चलिए फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में
वस्तु को रख देते हैं। ये दर्पण हो गया, पीछे पॉलिश लगा दिए। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, और हमारा वस्तु यहीं स्थित है प्रकाशिक इसके फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य अक्ष है इसका RS। एक किरण आप समांतर लेकर के चलिए। समांतर वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है? फोकस से गुजरती है। ये फोकस से चली आइए। एक किरण और वक्रता केंद्र से आप लेकर के चलिए। ये देखिए, ये दोनों किरणें एक दूसरे से बहुत दूर आपको जाती हुई दिख रही हैं। ये दोनों किरणें अनंत पर नहीं पहुंचेंगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पर जगह ज़्यादा है। इससे पता लग रहा है कि दोनों किरणें आपस में समांतर हैं नहीं। तो ये समांतर किरणें अगर नहीं हैं तब क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग इसकी कल्पना करेंगे, इसका कान पकड़ के खींचेंगे, मिलो तुम दोनों, कहीं तो मिलो। यहाँ तो मिलोगे नहीं कभी, एक जगह कहीं पहुँच नहीं पाओगे, तो इस जगह मिलो। यहाँ दोनों किरणें काटती हुई दिख रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। पीछे दर्पण के पीछे हमको काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस जगह पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये वस्तु था AB, इसका प्रतिबिंब ये डैश B डैश यहाँ पर प्राप्त होगा। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा होगा तब उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो आप सब इसको ध्यान से सीख लीजिए। वीडियो को आप रीप्ले कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश, बस सीखना है, ठीक। और इस कोरोना काल में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें। इस स्थिति में प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें नोट कर लीजिए। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखा होगा तब इसका प्रतिबिंब हम लोगों को प्राप्त हुआ है दर्पण के पीछे, और इसकी कल्पना करनी पड़ी है। तो प्रतिबिंब कैसा है जी? कल्पना अगर की गई है तो ये प्रतिबिंब आभासी है। पहला प्रतिबिंब है जो आभासी प्राप्त हुआ है अवतल दर्पण से। दूसरी बात, ये जो है वस्तु से बड़ा है या छोटा? तो वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इसका इतना बड़ा हो गया। क्यों गिर रहे हो भाई? हाँ, तो ये वस्तु से बड़ा है। तीसरी बात, उल्टा है या सीधा? इस बार का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर मिला है, तो ये प्रतिबिंब सीधा है। चौथी बात, कहाँ पर बना है? दर्पण के पीछे। ठीक है, आपसे अब पुनः मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और चिन्ह प्रपाटी के बारे में जानेंगे। ठीक।